आहान रायजादा ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन फैमिलीज में से किसी एक का वारिस हो। मगर हम जिस आहान रायजादा की बात कर रहे हैं उसकी कतरे कतरे से बेबसी झांक रही है। आहान एक करोड़पति बिजनेसमैन फैमिली का दामाद तो जरूर है, मगर उसकी हालत पर घर के नौकर भी कहते थे, कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, तुम्हारी गरीबी देखी नहीं जाती। कहने को तो आहान जैसे रिच फैमिली के दामाद सड़कों पर महंगी कार दौड़ाते थे, महंगे क्लब्स में जाते थे, मगर आहान की लाइफ में तीन चीजें आम थी। पहली चीज बेइज्जती, दूसरी चीज बहुत बेइज्जती, और तीसरी चीज बहुत से भी ऊपर वाली बेइज्जती। और हाँ, कभी कभी वो किसी रईस को जब अपनी बीवी को एक महंगी होटल में खाना खिलाते देखता तो वो खुद से कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं महंगे सूट में ऐसे किसी महंगी होटल में अपनी बीवी शनाया को टशन के साथ खाना खिलाऊंगा। देखना, जब वो मेरे सीने से लग के एक रोमांटिक डुएट में मेरे साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डांस करेगी तो होटल में बैठकर सारी रईसजादों के सीनों पर सांप लौटेंगे। आहान ने ऐसा सोचते हुए अपने हाथ में रखे तकिए को सीने से लगाकर कस कर दबा लिया। नींद की खुमारी में जैसे ही उसने पिलो को अपनी बाहों में दबाया, तुरंत ही उसका मोबाइल बज उठा। आहान चौंक कर उठ बैठा। आंख मलते हुए मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो शगुन का फोन था। उसे देखते ही आहान के सारे सपने छू मंतर हो गए। शगुन आहान की बीवी शनाया की कजिन थी, जो हमेशा ही आहान को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर आहान ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर कुछ सोचकर फोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या बात है जीजा जी, फोन नहीं उठा रहे हैं आप? जवाब में आहान ने कहा, नहीं शगुन, मैं। तभी शगुन उसकी बात काटते हुए बोली, खैर वो सब छोड़ो, मेरा एक काम है। साहू ज्वेलर्स पर मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है, मैंने उसके मालिक को फोन कर दिया है, वो नेकलेस लाकर आप मेरे घर पर आ जाइए। और हाँ, तभी आहान बीच में बोल पड़ा, शगुन मुझे बैंक जाना है और मैं। तभी शगुन ने कहा, मेरे प्यारे जीजा जी, ये बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है, इसलिए ये बहाना बनाना छोड़िए और 1 घंटे के अंदर मेरा नेकलेस लाकर मुझे दीजिए। और हाँ, वो ज्वेलर्स आपको 30,000 रुपए भी देगा, उसमें से एक पैसा भी गायब नहीं होना चाहिए। तभी आहान थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, देखो शगुन, एक तो मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की है, और दूसरी बात ये कि अगर इतना ही मुझ पर डाउट है तो ये काम किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं करवा लेती? इस पर शगुन की तंज भरी आवाज आई, प्यारे जीजा जी, आप ये बात कब समझेंगे कि इस घर में आपको बहस करने की इजाजत नहीं है, इसलिए जितना आपसे कहा जा रहा है उतना कीजिए। और मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि उस पैसे में से एक भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप 1 घंटे के अंदर लेकर मेरे घर पहुंच आइए, बाय। इतना कहकर शगुन ने फोन कट कर दिया। आहान अपने मोबाइल को इस तरह घूर कर देखने लगा जैसे वो दुनिया की सबसे मनहूस चीज हो। जल्दी आहान फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और जल्दबाजी में अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा, जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी पुराने कपड़े हुए थे। उनमें से जो सबसे साफ कपड़ा था, आहान ने उसे पहनने के लिए चुना। तैयार होकर वो बाहर निकला और जैसे ही सामने देखा तो उसकी सांस यामिनी गिल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रमी पार्टी में व्यस्त थी। तभी यामिनी जी की एक सहेली ने अपनी सैंडल की तरफ देखकर कहा, देखो नहीं यामिनी, आज तुम्हारे यहाँ आते वक्त मेरे सैंडल का स्ट्रिप टूट गया, अब मैं वापस घर कैसे जाऊंगी? इस पर यामिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, है तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तू पार्टी एंजॉय कर, मैं किसी सर्वेंट से बोलकर सही करवा देती हूँ। जवाब में वो औरत बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मेरी बहुत महंगी सैंडल है, मैं किसी नौकर पर भरोसा नहीं कर सकती, वैसे भी मैं टूटी सैंडल दोबारा नहीं पहनती, पर क्या करूं, घर तो जाना ही है। जवाब में यामिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नौकर नहीं, बस नौकर से थोड़ा ऊपर है, वो तेरा काम अच्छे से करवा देगा। आहान उस तरफ से निकला ही था जब यामिनी जी की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने आहान को पुकारा, अरे सुनो आहान, इनकी सैंडल सही करवा के लाना जरा। तभी यामिनी जी की सहेली ने कहा, यामिनी, ये काम दामाद से। यामिनी उनकी बात बीच में काटकर बोल पड़ी, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कामों में इनको बहुत मजा आता है, किसी के पास और कोई काम हो तो बता देना। यामिनी जी की ये बातें सीधा आहान के दिल पर आकर लगी, मगर अब उसे ये सब हमेशा ही सुनने की आदत सी हो गई थी।
उसे याद आया था कि आज उसका बर्थडे है, मगर ये सिर्फ उसे ही याद था, बाकी किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं था। तभी आहान ने यामिनी जी से कहना चाहा, मगर अभी मैं शगुन के काम से। उसके इतना कहते ही यामिनी जी ने आंखें दिखाते हुए कहा, बहस नहीं, जल्दी से काम खत्म करके आओ। और अब यामिनी जी की सहेली ने आहान को उसकी टूटी हुई सैंडल की स्ट्रिप दिखाकर कहा, बस ये वाली सही करवा के लाना। कहते हुए उसने आहान का हाथ उठाकर सैंडल आगे उसके हाथों में पकड़ा दी। आहान सर झुकाए उस सैंडल की तरफ देखने लगा। न चाहते हुए भी आहान को यह काम करना पड़ रहा था। उसे जाते देख यामिनी की बाकी दो सहेलियों ने भी अपने अपने काम पकड़ा दिए। आहान सबकी बातें सुन रहा था और फिर सामने लगी शनाए की तस्वीर देखकर मन ही मन में बोला, इतनी बेइज्जती की बात भी अगर मैं इस घर में टिका हुआ हूं तो सिर्फ इसलिए शनाए क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई लव यू। इतना कहकर आहान बाहर आ गया। वो अपनी बाइक लेकर निकला ही था कि तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर उसकी बीवी शनाए का मैसेज आया। अच्छा सुनो, क्या आप आज मेरे ऑफिस आ सकते हैं? ये मैसेज पढ़ते ही आहान के होठों पर एक स्माइल आ गई और उसकी पूरे दिन की टेंशन जैसे गायब हो गई। आज पहली बार शनाए ने उसे ऑफिस बुलाया था। एक वही तो थी उसकी जिंदगी में जिसकी मुस्कुराहट देखकर वो खुद को जिंदा रखता था। शनाए का चेहरा देखे बिना आहान को चैन नहीं आता था और उसके बस में होता तो शनाए की हर एक खुशी के लिए खुद को लाखों बार कुर्बान कर देता। वो मैसेज पढ़ते हुए आहान मुस्कुराकर बोला, आज पहली बार आपने मुझे ऑफिस बुलाया शनाए। मुझे पता था मेरा बर्थडे किसी और को याद हो ना हो, मगर आपको जरूर याद रहेगा, इसलिए आपने मुझे बुलाया है। मैं भी बड़ी बेसब्री से आपके सरप्राइज गिफ्ट का वेट कर रहा हूं। इतना सोचकर आहान ने बाइक स्टार्ट की और अब गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में आहान को एक फूलों की दुकान दिखी। कुछ सोचकर उसने बाइक रोकी और अपना पर्स निकालकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा हुआ था। उस नोट की तरफ देखते हुए आहान ने कहा, ओह, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं मेरे पास। बैंक जाने के लिए इन्हें पैसों से मुझे नए कपड़े लेने थे, पर कोई बात नहीं, शनाए से बढ़कर कुछ भी नहीं। और फिर उस पैसे से आहान ने शनाए के लिए फूलों का वो बुके ले लिया। जैसे ही आहान वापस मुड़ा तो उसे शगुन का काम और अपनी सास के दिए हुए काम याद आ गए। उसने एक नजर घूर कर उस सैंडल की तरफ देखा और कहा, माफ करना डियर आंटीज एंड सासू मां, आपके चरणों को प्रणाम, मगर शनाए से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। थोड़ा सा सुन ही लेंगे आपसे। इतना कहकर आहान ने वो सैंडल उठाया और पास की झाड़ियों में फेंक दिया। आज वो पहली बार गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस जा रहा था, जो कंपनी गिल खानदान की थी। ये सोचकर आज वो फूला नहीं समा रहा था कि आज वहां उसका अच्छे से स्वागत होगा। वहां पहुंचते ही आहान तेजी से ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ा ही था कि तभी सामने से आ रहे एक आदमी से आहान टकरा गया, जिससे आहान के हाथों में मौजूद बुके नीचे गिर गया। वो व्यक्ति दिखने में काफी अमीर लग रहा था, जिसके जिस्म पर नीला सूट और आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ था। उसका नाम देव मल्होत्रा था और वो शनाए का क्लाइंट था, जो अभी अभी शनाए के केबिन से बाहर निकला था। वो आहान पर चिल्लाते हुए बोला, यू इडियट, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस ऑफिस के अंदर तुम्हारे खड़े होने की औकात भी नहीं है और टहल ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी खाला का घर है। कौन हो तुम? शायद मल्होत्रा ने उसके बदरंग कपड़ों से उसे नौकरी ऑफिस बॉय ही समझ लिया था। मल्होत्रा ने एक नजर नीचे पड़े बुके की तरफ देखा और फिर उसे अपने पैरों तले कुचल के बाहर निकल गया। आहान ने अपना सर झुकाए उस बुके की तरफ देखा जो पैरों से कुचला जा चुका था। उधर शनाए अपने केबिन के शीशे के अंदर से ये नजारा देख रही थी। आंखों में आंसू लिए शनाया बस आहान को देखे जा रही थी। देव मल्होत्रा वहां से जा चुका था और तभी आहान की नजर शनाए पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी बेइज्जती भूल गया। वो शनाए की तरफ देखकर खुद से ही बोला, कितना प्यार करती हो ना आप मुझसे। मेरे साथ हुए बर्ताव ने आपकी आंखों में आंसू ला दी। और वो शनाए के केबिन में दाखिल हो गया। शनाए ने आगे बढ़कर शीशे के पास लगे पर्दे को गिरा दिया। वो शनाए की तरफ बढ़ा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अब जाने भी दो ना शनाया, जो भी हुआ मेरे साथ हुआ और इसमें आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी शनाया चीखते हुए बोली, दूर हटिए मुझसे, आप चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? आहान को एकदम से झटका सा लगा।
वो खुले मुंह से शनाया की तरफ देखता ही रह गया। तभी शनाया आगे बोली, पति नहीं, मेरे पापों की सजाएं आप मेरे लिए। आखिर चाहते क्या हो आप? पापा ने मेरी शादी आपसे जबरदस्ती करवाई है और उस गलती की सजा मुझे अब तक मिल रही है। आप मेरे काबिल भी नहीं थे और आज भी मुझे आपको अपना पति मानते हुए शर्म आती है। आज ड्राइवर नहीं था इसलिए मैंने आपको बुलाया था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इस काम के लायक भी नहीं है। यहाँ आकर आपने मेरे इतने पुराने क्लाइंट मिस्टर मल्होत्रा को नाराज कर दिया। आंखों में आंसू लिए शनाया ने आगे कहा, जहां भी जाती हूँ आप हमेशा बेइज्जती के सिवा मुझे कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ एक बदनुमा धब्बा बनकर रह गए हो आप मेरी जिंदगी पर। इतना कहकर शनाया केबिन के बाहर निकल गई। आहान उसके पीछे दौड़ा। तभी रास्ते में पड़े बुके की तरफ देखकर शनाया ने कहा, ये सब क्या? क्यों इतनी गंदगी फैला रखी है यहाँ पर? इसे डस्टबिन में डालो। शनाया ने एक नौकर से कहा और उस फूल को अपने पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ गई। मल्होत्रा अपनी कार में बैठा पहले से शनाया का इंतजार कर रहा था। फिर आहान के सामने ही शनाया अपने क्लाइंट मल्होत्रा के कार में बैठी और बिजनेस के सिलसिले में वहां से जा चुकी थी। आहान ने एक नजर अपनी बाइक की तरफ देखा, वही खटारा बाइक जो अब आहान के जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। आंखों में आंसू लिए आहान खुद से ही बोला, कोई बात नहीं शनाया, मुझे पता है आप गलत नहीं हो, बस मेरे हालात गलत हैं। मगर मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन आप मुझे जरूर समझेंगी। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां ला कर दूंगा। आप सिर्फ मेरी हो और इस बात का एहसास होगा आपको। कहते हुए वो अपनी बाइक पर जा बैठा। तभी आहान के सामने एक बड़ी और महंगी लग्जरी काले रंग की कार आकर रुकी, जिसमें से एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर निकला। आहान उसे देखते ही चौंक गया, क्योंकि उसके यहाँ आने की उम्मीद आहान को बिल्कुल नहीं थी। वो आदमी आहान के सामने आकर बोला, यंग मास्टर, एशिया की सबसे अमीर कंपनी और रायजादा ग्रुप के अरबों रुपए का बिजनेस एम्पायर आपका इंतजार कर रहा है। वक्त आ गया है कि आप अपना बिजनेस संभालें। आखिर कौन है ये आदमी? आहान के साथ शनाया के इस बर्ताव का कारण क्या है? क्या है आहान की कहानी? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।